अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सिलेबस तो सारा करना ही होता है हर सब्जेक्ट का, लेकिन किसी चैप्टर पे ज़्यादा जोर है, किसी पे कम है। किस पे ज़्यादा होना चाहिए इंपॉर्टेंस, फोकस, एम्फेसिस है? जिसका बड़ा सवाल आएगा है, जिसके नंबर ज़्यादा हों। हाँ, बड़ा सवाल, नंबर ज़्यादा, मतलब तो जिसके ज़्यादा नंबर हैं, जिसकी वेटेज ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी सब बेकार है। फिर अगर इस पे ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा अच्छा कर लिया तो पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर इसको छोड़ देंगे तो पक्का फेल। नहीं, चांसेस बढ़ जाएंगे। तो किसी भी कोर्स में जिसकी ज्यादा वेटेज है उसकी इंपॉर्टेंस फिर ज्यादा है। क़यामत के दिन जब फैसला होना है ना, रिजल्ट जब आना है, तो वो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस पे नहीं होगा, यानी क्वांटिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेक अमाल गिने, बुराइयां गिनी, काउंट नहीं है, वेट है, वजन। और किसी भी अमल का जो वजन होता है ना, उसमें उसकी नीयत और खुलूस ये उसके वजन को बढ़ाता है। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर घर में कोई बीमार है, चलो अब्बा जी को बीमार कर लेते हैं, और उनका कोई काम किया, उनकी कोई खिदमत कर दी, कोई काम कर दिया, तो माँ बाप की खिदमत एक नेक अमल है। उसमें वो खिदमत करते हुए जितनी अंदर फीलिंग मोहब्बत वाली थी, वो उस नेक अमल का वेट बढ़ा रही होगी। अच्छा, जितनी ज्यादा फिक्र थी वो और वेट बढ़ा देगी, तो वजन बढ़ता जाता है खुलूस से। और जब आखिरत में अमाल होंगे ना, तो वो तोले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे। तिरमिज़ी 2003। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान में ये जब बैलेंस हो रहा होगा, हुस्ने इखलाक यानी अच्छा इखलाक से ज्यादा भारी कोई चीज ना रखी जाएगी। यानी जो सबसे भारी है वो अच्छा इखलाक है। और यकीनन अच्छे इखलाक वाला शख्स रोजेदार और नमाज पढ़ने वाले का दर्जा पा लेता है। ये सवाब के एतबार से, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। ये रिप्लेसमेंट नहीं है कि अच्छा इखलाक हो गया तो नमाज रोजा माफ है, नहीं, ये रिवॉर्ड की बात हो रही। तो सबसे भारी अमल जो है ना, वो हुस्ने इखलाक है। कल मैंने सवाल पूरा कर दिया था ना? नहीं, अरे कर तो पूरा दिया था ना, समझाया तो था भाई, समझाया था। ऐसे ही लिख लें? नहीं भाई, मैंने समझाया था। मैंने कहा था कि कल इसका एक वर्किंग का फॉर्मेट बनाऊंगा तो दोबारा बात हो जाएगी, वरना समझाया था। ये 10,000 और 15,000 भी समझाया था मैंने। अभी आज वाले सवाल में दोबारा भी समझा देता हूं, लेकिन सवाल पूरा कर लिया था। अच्छा, आप सवाल पूरा करने के बाद वो जो जगह खाली छोड़ी हुई थी ना, वो भर लेते हैं। मैंने एंट्रीज करते हुए एक्यूमुलेटेड की एंट्री कर दी थी। अच्छा, ये अंग्रेजी से देख के दे रहा हूं कि आप याद रखें। तो एक्यूमुलेटेड की एंट्री मैंने कर दी थी। एक्यूमुलेटेड को सबसे पहले करते हैं एलिमिनेट। रीवैल्यूएशन के टाइम पे दो काम करते हैं, एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करते हैं और एसेट को रीवैल्यू करते हैं। एसेट को रीवैल्यू करके बढ़ाना हुआ अगर, यानी अपवर्ड है, तो एसेट डेबिट होगा। कितने से? जितनी उसकी फेयर वैल्यू, जितनी अमाउंट से बढ़ा रहे हैं। ऐसे कह लेते हैं कि उसकी फेयर वैल्यू और नेट बुक वैल्यू में जो फर्क है। और क्रेडिट क्या होगा? नहीं, अब तो मैंने कंप्रीहेंसिव चीज बतानी है ना। तो क्रेडिट करने के लिए पहले ये देखेंगे कि पहले कहीं गम तो नहीं था। अगर था तो पहले वो गम खत्म करना है। तो पहला नंबर क्रेडिट के लिए आएगा अगर पहले कोई रिवैल्यूएशन लॉस था तो। और मैक्सिमम कितनी अमाउंट से ये क्रेडिट हो सकता है? अप टू द अमाउंट ऑफ लॉस previously charged in P&L for that asset, लेकिन सारा नहीं, नेट ऑफ अंडर चार्ज्ड डेप्रीसिएशन, इतने से P&L क्रेडिट होगा। और अगर मजीद वैल्यू ऊपर चली गई है तो फिर खुशी की बारी आएगी, रीवैल्यूएशन सरप्लस।
अगर खुशी कम से कम होगी तो बस यही क्रेडिट होगा, बाकी फिर अगली दफा खुशी हो जाएगी तब क्रेडिट कर देंगे। कितना लिखा? अपवर्ड नहीं, ये अपवर्ड, अपवर्ड ये ऐसे से कर रहा हूं ना, ये अपवर्ड। डाउनवर्ड, अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड है तो एसेट हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट क्या होगा? पहले पुरानी खुशी, रिवैल्यूएशन सरप्लस। कितना मैक्सिमम इसमें डेबिट जा सकता है? जितना इसमें बैलेंस मौजूद है। और अगर ये खुशी कम थी, दुख ज्यादा हो गया, तो दूसरा नंबर पे रिवैल्यूएशन लॉस पे जाएगा। जो एक्सेस लॉस है वो फिर P&L में जाएगा और एसेट हो जाएगा क्रेडिट। ये है वो जो पेज की जगह रखी थी, ये वहां भर लें। उसका जमा है आज। कम हो रहा है ना?
अच्छा, अब जो चीज लिख रहा हूं ना, ये बस लिख लें, समझाऊंगा मैं अभी इसके बाद सवाल से, अभी बस लिख लें। ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, अभी सिर्फ इसको नोट कर लें, मैं अभी इसके बाद सवाल कराता हूं ना, फिर समझाता हूं। ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स। रिवैल्यूएशन सरप्लस किस ग्रुप का है? इक्विटी का। रिटेन अर्निंग भी इक्विटी है। तो अगर इक्विटी ग्रुप के ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ अमाउंट लेके जानी है, तो एक डेबिट हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तीन बातों का जवाब दूंगा। इसको ट्रांसफर करना है तो कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है। कितना करने का जवाब तो हो गया ट्रांसफर की एंट्री। कब कैसे करना, सॉरी। तो सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स को कुछ ट्रांसफर करना है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट। सरप्लस को कम करना है, सरप्लस हो जाएगा डेबिट, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स को जाना है तो सरप्लस कम हो जाएगा, रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी। कब करना है और कितने से करना है, इसका जवाब है साथ साथ टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर और कितना करना है, अमाउंट ऑफ ट्रांसफर। किसमें से लेस किया करेंगे, कहां बच जाता है, बच कहां जाता है। हाँ, रिवैल्यूएशन का लॉस बच जाता है या नेट प्रॉफिट नेट लॉस की बात कर रहे हो। हाँ, चलो सवाल में देखना, शायद जवाब मिल जाए इसको। कब ट्रांसफर होगा? एक तो ट्रांसफर होगा हर साल, एवरी ईयर, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन रीवैल्यूड अमाउंट। अच्छा, एक चीज कॉमन सेंस पे अज्यूम करूं ना करूं, सरप्लस होगा तो ट्रांसफर होगा, सरप्लस ही नहीं है तो ये टॉपिक नहीं है ना। तो जब एसेट डेप्रिशिएट हुआ करेगा तब ये एंट्री हुआ करेगी। जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी साथ इसकी एंट्री भी हुआ करेगी। और कितनी अमाउंट से हुआ करेगी? इस एंट्री की अमाउंट होगी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को कहते हैं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, यानी वो जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही थी, इंक्रीमेंटल। और वैसे अगर कैलकुलेट करने की बात कर लें तो ये कैसे कैलकुलेट होगी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन? जो डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर द पीरियड हुई उसमें से माइनस कर लें जो पिछले साल चार्ज हुई थी, नहीं, जो कॉस्ट मॉडल पे होती, डेप्रिसिएशन फॉर दैट पीरियड बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल। तो हर साल जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी साथ ये एंट्री भी होगी किस अमाउंट से? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन से। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन क्या है? जो एक्स्ट्रा चार्ज हो रही है कॉस्ट मॉडल से कंपेयर करके एक्स्ट्रा। ये तो हर साल काम होता रहेगा। फिर उसके बाद फाइनली जब एसेट बेच देंगे तो उसकी डी रिकॉग्निशन कर रहे होंगे, एसेट को बुक्स में से निकाल देंगे, उसकी एक्यूमुलेटेड को बुक्स में से निकाल देंगे, तो फिर इस सरप्लस को भी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। जब एसेट डी रिकॉग्नाइज हो रहा होगा फाइनली एट द टाइम ऑफ डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट, तो उस वक्त भी
ये एंट्री कर देंगे। अब की बार किससे करेंगे? जितना भी उस सरप्लस में रह गया है। चलिए इसको लिख लें, ये मैं करके दिखाता हूं सवाल में, इसको नोट कर लें फिर सवाल लिखें। ये नोटेड। चलिए सवाल लिखे, मैं सवाल के साथ सॉल्व करके ना आपको ये सब वैल्यू से करके दिखाता हूं। कॉस्ट ऑफ मशीन 900,000, 9 लाख। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, यूजफुल लाइफ 10 साल। डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2014। यूजफुल लाइफ बता दी। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। Machine was revalued as follows. डेट बताऊंगा और फेयर वैल्यू बताऊंगा। फर्स्ट जनवरी 16, 768,000। सेवन सिक्सटी एट 768,000। फर्स्ट जनवरी 18, 486,000, 486,000। फर्स्ट जनवरी 20, 392,000। चलिए रिवैल्यूएशन यही 3 है। उसके बाद लिखिए ऑन 1 जनवरी 21 मशीन वॉज सोल्ड
मशीन वॉज सोल्ड फॉर 3 लाख रुपए, फॉर 300,000. Company transfers incremental depreciation from surplus to retained earnings. मुझसे रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज खरीदने से लेके बेचने तक की, यानी 1 जनवरी 14 से 1 जनवरी 21. अच्छा, इस पेज पे अपनी तरफ से कोई मुनासिब सी जगह देख के एक नोट ये लिख लें कि सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है या नहीं करना. अगर सवाल में खामोशी है तो बाय डिफॉल्ट करना होता है. ये जो मैंने इस सवाल में लिखा है ना कि कंपनी ट्रांसफर करती है, कल वाले सवाल में क्या बताया था, नहीं करते. तो अगर खामोशी है तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर किया करती है कंपनी. सरप्लस से रिटेन अर्निंग को जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर है, ये जो भी आज लिख के दिया है, बाय डिफॉल्ट ये करना होता है ट्रांसफर. अगर सवाल में खामोशी है, नहीं बताया हुआ कि ट्रांसफर करना है कि नहीं करना, तो बाय डिफॉल्ट करना है. जी लिख लिया नोट. चलें, इसकी ना मैं बोर्ड पे कुछ एंट्रीज करके दिखाऊंगा, कुछ जबानी बोलूंगा, जबानी वाली फिर आप लिखना. और अब आपको टेबुलर वर्किंग एक सिखा रहा हूं जो कल मैंने नहीं बताई थी. एक तो कल मेन काम एंट्रीज बताना था, दूसरा आपको ये फील कराना था कि क्या क्या कैलकुलेशन में मुश्किलें आ रही हैं. तो अब फिर टेबुलर वर्किंग बता रहा हूं, तो उससे ना काफी सारी फिगर्स मिल जाती हैं. एंट्रीज में भी आसानी होगी. फिर 4 चैप्टर्स के बाद जब डिस्क्लोजर और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई बताऊंगा, वहां पर भी काम आएगी ये बात. तो ये टेबुलर वर्किंग बना ले. लेकिन जो चीते चीतियां हैं, जिनको लगता है कि ये इतनी मजे की नहीं है, हम कुछ और भी बेहतर कर सकते हैं, तो जरूर कर लें. बस मुझसे चेक करा लिया करना. कुछ और करना चाहें तो मुझे प्रूव करा लेना. पहले एंट्रीज रिक्वायर्ड है और टेबुलर वर्किंग है. तो मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूं वर्किंग, तो आप एंट्रीज की जगह रख के वो वर्किंग नोट कर लेना. कितनी जगह रखनी है, कितने साल है, 7 है, 7 साल है ना, 7 साल है, 21 7 14 होंगी, को 20-25 एंट्रीज होंगी, को 20-25 एंट्रीज. चलो क्या पता 19 हो तो 23 होंगी भाई. अंदाजन एंट्री की जगह रख के फिर आगे वर्किंग बना ले. तो एंट्रीज और वर्किंग साथ साथ चलाऊंगा. सबसे पहली एंट्री तो कर ही लेंगे. क्या, डेप्रिसिएशन नहीं, मशीन. 1 जनवरी 14 मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट. कितने से, हाँ, तो इतनी तो कर ही लेंगे. इस वर्किंग में ना डेट लिखूंगा, थोड़ी सी अंग्रेजी 1-2 वर्ड्स की, और रुपीस के मैं 3 कॉलम बनाऊंगा. एक एसेट का कॉलम होगा, एक रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम होगा, और एक वो जो रिवैल्यूएशन लॉस होता है, वो जो पी एंड एल में जाता है, एक उसका कॉलम बनाऊंगा. नहीं, मैं रुपीस के 3 कॉलम चला रहा हूं. एसेट का, रिवैल्यूएशन सरप्लस का, और वो जो रिवैल्यूएशन लॉस है उसका. सरप्लस और पी एंड एल नहीं, जो 2 रिवैल्यूएशन की एंट्री में बनाता है, मैंने वो 3 कॉलम बनाए. सबसे पहला, और इस टेबल में ना हम एसेट की पूरी जिंदगी रख रहे होंगे. तो 1 जनवरी 14 को एसेट खरीद कितने का, 9 लाख का. ये मैंने यहां 9 लाख कर दिया. इस टेबुलर वर्किंग में हमें हेल्प हुआ करेगी जब रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी होगी, तो डेबिट क्रेडिट कहां जाना है, इसमें हेल्प होगी इससे. तो सबसे पहले 1 जनवरी 14 को मैंने एसेट लिख दिया. आगे चले, क्या होगा, 31 दिसंबर 14 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी. डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 9 लाख का एसेट है, डिवाइडेड बाय 10 साल लाइफ है, 90,000. बाकी ये
हर लाइन के बाद ना इसको अपडेट करते जाएंगे। 8 10 रह गया। रिवैल्यूएशन कब हो रही है? 16 में ना, तो इसका मतलब है 1 साल और खामोशी से गुजरेगा। 90,000 720। अब ये 3 एंट्रीज जरा पूरी कर लें पहले। सबसे पहले हो गई 1 जनवरी 14 पे मशीन डेबिट कैश क्रेडिट कर ली। फिर 31 दिसंबर 14 पे डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड एक्शन क्रेडिट 90,000। और फिर 31 दिसंबर 15 पे डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड एक्शन क्रेडिट 90,000। ये 3 करें, फिर मैं रिवैल्यू करता हूं। हाँ जी, 3 एंट्रीज। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन कब हो रही है? 1 जनवरी 16। तो रिवैल्यूएशन की एंट्री हो जाएगी 1 जनवरी 16 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट। कितने से? हम ना 1 जनवरी 16 पे रिवैल्यूएशन करने लगे, तो उससे पहले ये 2 थी 180। तो ये 180,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, ये हो गई एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट। और अब हम अपनी टेबुलर वर्किंग में आगे चलते हैं। 1 जनवरी 16 को रिवैल्यूएशन हो रही है। रिवैल्यूएशन करके कहां तक पहुंचाना है? 7। हमें यहां तक पहुंचना है 768 तक। तो पता चल जाएगा कितना बढ़ाना है कम करना है? 48। बढ़ाना है कम करना है? बढ़ाना है। अब जब बढ़ाना है तो पहले देखना है इधर, पहले कोई लॉस तो नहीं आएगा, नहीं ना, तो बस ये सारी की सारी खुशी है। तो एसेट यानी मशीन डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। और अपनी इस टेबुलर वर्किंग में हम ये सरप्लस को अपडेट करना शुरू कर देते हैं। हर लाइन को ना अपडेट जरूर करना है, इससे एंट्रीज में अमाउंट की हेल्प मिलती है। 1 जनवरी 16 दोबारा दोहरा रहा हूं। 1 जनवरी 16 एलिमिनेट करनी है, तो एक्यूमुलेटेड डेबिट एसेट क्रेडिट कितनी? जितनी इससे पहले थी। ये 2 थी 90 180 एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद एसेट वाले कॉलम में रिवैल्यूड अमाउंट तक पहुंचना है, तो नजर आ रहा है कि 48 का इंक्रीज है। अब इस इंक्रीज एसेट डेबिट, और चूंकि पहले कोई लॉस नहीं है तो ये सरप्लस ही में क्रेडिट। तो मशीन डेबिट, ये मैंने, ये कौन कर गया यार, ये क्या है? और तीन मासूम कौम है, उन्होंने मशीन मशीन लिख भी लिया होगा ना। तो मशीन डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। 1 जनवरी 16 से आगे 16 एंड होगा, तो 31 दिसंबर 16 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अच्छा, रिवैल्यूएशन के बाद अब डेप्रिसिएट होना है 768 ने, और 768 के पास लाइफ कितनी बची है? देखें, रिमेनिंग लाइफ होती है जितनी डेप्रिसिएशन अभी चार्ज होनी है, क्योंकि यूजफुल लाइफ निकाली क्यों होती है? डेप्रिशिएट करने के लिए ना। तो 2 डेप्रिसिएशन हो गई, मतलब 2 साल हो गए, 8 रह गए। तो 768 के पास 8 साल है, 96,000। 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 96,000। 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 96,000। कॉस्ट मॉडल से ज्यादा हो गया ना, डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल से ऊपर निकल गई। वो हुई इसलिए क्योंकि सरप्लस है। कितनी ज्यादा? 6,000, क्योंकि कॉस्ट मॉडल पे रहते तो 90,000 थी, तो 6,000 ज्यादा हो गई है डेप्रिसिएशन। तो इस 6,000 की एंट्री होगी 31 दिसंबर 16 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, वही जो भी कुछ देर पहले बताई। तो 31 दिसंबर 16 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 6,000 से, और हम अपनी वर्किंग में अपडेट कर दें उसको, तो सरप्लस बाकी रह गया 42 और एसेट में रह गया 6। तो जब भी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो जो एक्स्ट्रा है कॉस्ट मॉडल से, डेप्रिसिएशन की एंट्री के साथ सरप्लस ट्रांसफर की भी एंट्री होगी। अगली रिवैल्यूएशन जी 6,000 इधर से माइनस क्यों किया? सरप्लस 48 बनाया था ना, तो अब डेबिट कर दिया उसको, तो सरप्लस कम हो गया।
सरप्लस का बैलेंस पता चलेगा हमें इससे, नहीं तो डेबिट क्रेडिट करके देख लें। पहले मैंने सरप्लस किया क्रेडिट, फिर अगली एंट्री में सरप्लस डेबिट कर दिया, तो नेट ही रह गया ना 42। अगली रिवैल्यूएशन 1 जनवरी 18, तो इसका मतलब है कि 17 और गुजरेगा, 96 और 6, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है और कॉस्ट मॉडल से 6000 ज्यादा चार्ज हो रही है, इसलिए ट्रांसफर की भी एंट्री होगी। तो 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 96, और 31 दिसंबर 17 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 6। इकतीस दिसंबर 17 तक की एंट्रीज, 1 जनवरी 18 को हो रही है रिवैल्यूएशन। अच्छा ये इधर आ जाते हैं तो जगह कम है, इधर आते हैं। 5 7 6 36,000। 1 जनवरी 18 को हो रही है रिवैल्यूएशन। और अब रिवैल्यूएशन करके पहुंचना है 486 तक। 1 जनवरी 18 पे हो रही है रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के टाइम पे हम पहला काम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करते हैं। तो इससे पहले वाली तो फारिग कर दी थी ना, इसके बाद ये दो ही हुई थी 192। तो 1 जनवरी 18 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीन क्रेडिट 192,000, उधर ही रहने ध्यान। 1 जनवरी 18 पे रिवैल्यूएशन हो रही है। रिवैल्यूएशन करते हुए एसेट को कहां तक पहुंचाना है, 486, तो कम करना है कितना, 90,000। अच्छा ये 90, ये इत्तेफाक है, इसका इस 90 से कोई ताल्लुक नहीं, इत्तेफाक। सुबह वाली क्लास में ना मैंने वैल्यू डिफरेंट रखी थी, तो वो इत्तेफाक से ये आ गया था, तो मैंने वैल्यू चेंज कर दी, इत्तेफाक से वो आ गया। तो ये ऐसी बस इत्तेफाक है, मैंने एम ये वैल्यू रख रखी है। 90,000 डाउन करना है, तो जब 90,000 से डाउन करना है, एसेट हो जाएगा क्रेडिट 90,000। अब जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो हमने पहले देखना है कि खुशी तो नहीं मौजूद है, कितनी, तो इसमें गुंजाइश मैक्सिमम 36 है, तो 36 खुशी खत्म हो जाएगी, और जो बाकी है ये लॉस बन जाएगा। तो इस टेबुलर वर्किंग से हमें रिवैल्यूएशन के टाइम पे कितना सरप्लस कितना लॉस वो हमें पता चल जाएगा। डाउन करना है तो पहले इधर देखना है, अपवर्ड है तो पहले लॉस वाले कॉलम में देखना है। अभी तीसरी में आके मैं दोबारा बताता हूं ये बात। तो यहां पर था ही 36, ये डेबिट और P&L डेबिट और एसेट क्रेडिट, तो डाउनवर्ड की एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, इसमें था ही सिर्फ 36 और बाकी 54। रिवैल्यूएशन लॉस का वर्ड लिखना है वो भी ठीक है, P&L भी काफी है।
1 जनवरी 18 तक, 1 जनवरी 18 के बाद 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 1 2 3 4 साल गुजर गए, 6 रह गए। तो अब इस 486 के पास डेप्रिशिएट होने के लिए 6 साल है, 81,000। अच्छा, इस कॉलम को ना मैं भी 2-3 एंट्रीज के बाद भरता हूं, अभी मैंने इसको खाली रखा हुआ है, अभी भरता हूं। 81,000, 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 81,000। और ये कॉस्ट मॉडल से ज्यादा है, कम हो गई ना, तो इसीलिए कम हो गई क्योंकि सरप्लस ही नहीं है। सरप्लस होगा तो कॉस्ट मॉडल से इससे ज्यादा आना था, तो सरप्लस ट्रांसफर वाली एंट्री की अब जरूरत ही नहीं रही। तो 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और अगली रिवैल्यूएशन हो रही है 20 में, तो एक साल और गुजरेगा, 31 दिसंबर 19, 81,000, 324। 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 81,000। इकतीस दिसंबर 19 तक, 1 जनवरी 20 1 जनवरी 20 पे हो रही है रिवैल्यूएशन। अब इस रिवैल्यूएशन में 1 जनवरी 20 पहला काम एक्यूमुलेटेड को एलिमिनेट करना। तो ये पिछली रिवैल्यूएशन थी, इससे पहले वाली तो सारी फारिग कर दी थी, इसके बाद ये दो हुई हैं 162। तो एक्यूमुलेटेड 162,000 से डेबिट और मशीन क्रेडिट। अच्छा, इसी लेवल के ना दो एग्जाम क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन वो करके यार जरूर आइएगा, क्योंकि कल एक्स्ट्रा वैरायटियां करानी है मैंने। इसकी वैरायटियां बहुत करानी है इसमें, एस्टीमेट चेंज, सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिस्पोजल, पार्ट्स, काफी कुछ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आर्स मेथड, बहुत सारी वैरायटियां इसमें। लेकिन पहले इसी लेवल के 2 साल होमवर्क करके आएंगे तो आएंगे हैं जी, बताता हूं, अभी तो चल रही है क्लास ना, बताता हूं। एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट होगी। अब इसको रीवैल्यू करके पहुंचाना है 392 पे, रीवैल्यू करके अब इसको बढ़ाना है 68,000 बढ़ाना है। जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी तो पहले ये गम वाले कॉलम को देखना है, कुछ नहीं है तो सरप्लस,
जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी तो पहले गम वाले कॉलम को देखना है, जो मैं भी चलाता हूं यहां आ रहा होगा, अभी मैं भरता हूं उसको। पहले कल वाली बात दोबारा बताता हूं। कल मैंने ये कहा था कि जब भी रिवैल्यूएशन अपवर्ड होगी पहले पिछला लॉस रिवर्स होगा। कितना लॉस हुआ था जो पीएनएल में गया था, तो अब हम इसको रिवर्स करेंगे यानी कि इनकम बनाएंगे। लेकिन इसकी वजह से जो डेप्रिसिएशन गिर गई थी वो भी उठा के पूरी ऊपर रखेंगे। कितनी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी और किससे कंपेयर करके कम? कॉस्ट मॉडल। तो 9000 और 9000 ये डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी। अब जब सब हालात अच्छे हो रहे हैं तो जितना लॉस बनाया था वो इनकम बना लेंगे, और जो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई थी वो अब कर देंगे यानी एक्सपेंस बना लेंगे। तो एक एक्सपेंस रिवर्स करना है, ये एक्सपेंस और बनाना है, तो इसलिए नेट करके इतनी इनकम बना लेते हैं। ये मैंने कल बताया था। अब इस चीज को इस टेबुलर वर्किंग में ऐसे हैंडल कर लेते हैं कि इस कॉलम में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन नेट करते जाएंगे और इस कॉलम में अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन नेट करते जाएंगे। बढ़ाते सबको जाने नीचे। जैसे यहां पर 54 को मैं आगे ले आया, कितनी अंडर चार्ज है? 9। 45 रह गया। कितनी अंडर चार्ज है? 9। 36 रह गया। तो जब भी रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम चल रहा होगा जब तक एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हुआ करेगी, वो यहां नेट, ये वो सरप्लस ट्रांसफर वाली है। और जब हमारी वर्किंग के अंदर ये कॉलम चल रहा होगा तो अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन आ रही हुआ करेगी, वो इसमें से नेट करते जाएंगे। जब भी रिवैल्यूएशन होगी हमें रिवैल्यूएशन के टाइम पे ये हेल्प मिल जाएगी कि कहां डेबिट या क्रेडिट जाना है। अगर डाउनवर्ड है तो पहले सरप्लस को देखना है तो खत्म कर दें या कम कर दें, नहीं है तो इधर जाएंगे। और जब अपवर्ड होगी तो पहले यहां देखना है कितना है यहां, तो 36 पहले ये रिवर्स होगा। अच्छा ये भी इत्तेफाक से 36 है। हाँ जी हाँ जी, 36,000 ये लॉस रिवर्स होगा, लेकिन गेन काफी ज्यादा है, तो बाकी जो 32 है ये फिर सरप्लस की कहानी शुरू हो जाएगी। तो 1 जनवरी 20 मशीन डेबिट 68,000, 1 जनवरी 20 मशीन डेबिट 68,000, P&L क्रेडिट 36,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 32,000। और इसका बेचना मैं कल कराऊंगा, क्योंकि जो सवाल होमवर्क दे रहा हूं उसमें नहीं था बेचना, इसका बेचना कल कराऊंगा। लेकिन अब इसके बाद 31 दिसंबर 20 अब डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगी? 392 के पास कितनी जिंदगी रह गई है? 1 2 3 4 5 6 साल गुजर गए हैं, तो इसके पास रह गए हैं 4 साल, 98। और देखिए सरप्लस आया है ना, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट मॉडल से फिर ऊपर निकलनी शुरू हो गई। कितनी ज्यादा? 8,000। तो 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 98,000। एंट्री बता रहा हूं, 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 98,000। 31 दिसंबर 20 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 8,000। 31 दिसंबर 20 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 98,000। और 31 दिसंबर 20 रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 8,000। इसका बेचने वाली एंट्री में कल बताता हूं। आप लोग ना बहुत मेहरबानी आपकी 2 सवाल कराइए। बुक पेज 42 पे एक क्वेश्चन नंबर 18 है और एक क्वेश्चन 19 है। पेज 42 क्वेश्चन 18 शहजाद टेक्सटाइल मिल्स और क्वेश्चन 19 फ्रेंच पावर। ये बिल्कुल इसी तरह के इसी लेवल के सवाल हैं। क्वेश्चन 18 और 19 शहजाद टेक्सटाइल के नाम से है एक, और एक फ्रेंच पावर के नाम से। ये करके आने हैं दोनों, करके आइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।